हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, जो आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रिकन्सिलिएशन ऑफ वेरिएबल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने इससे पहले जो हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड्स के लेक्चर कवर किए थे, 2 लेक्चर्स हैं। एक लेक्चर में तो हमने डिफरेंसेस को सीखा था और दूसरे लेक्चर में हमने एक एग्जांपल को कंसिडर किया था जिसकी बेस पे हमने इनकम स्टेटमेंट्स क्रिएट की थी अंडर बोथ मेथड्स। ठीक है जी। तो आपने ये लेक्चर 3 सुनने से पहले उन 2 लेक्चर्स को अच्छी तरह सुनना है और समझ लेना है। देखें, अगर आप दरमियान में से कोई लेक्चर सुनते हैं, किसी लेक्चर को कटिंग करके सुनते हैं, तो वो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो आपने एक फ़्लो के साथ चलना है ताकि आप जो है वो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। देखें, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैं स्लाइड्स में जो है ना वो प्रिपेयर करके भी आपको बता सकता हूँ। विदिन 10-15 मिनट्स हम इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन ये लिखने का इतना हार्डवर्क करने का मकसद ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो एक्सपेंसिव ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं करते, तो उनको भी फ़ायदा होना चाहिए, वो भी इन कॉन्सेप्ट्स को सीख सकें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ही इतनी मेहनत मैं करता हूँ और इनको जो है ना वो डिटेल में लिखता हूँ आपके लिए, ताकि आपको हर जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आपने इन लेक्चर्स को, फुल लेक्चर्स को सुनना है, उसके बाद आपने ये 3rd लेक्चर पे आना है। तो वो जो लेक्चर का मैंने टाइटल दिया उसमें मैंने जो है वो टाइटल में लिखा हुआ है जो कॉन्सेप्ट है पार्ट 1, कॉन्सेप्ट पार्ट 2, और ये इसी कॉन्सेप्ट का मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो है वो कॉन्सेप्ट 3 है। तो जो है ना ये इसको स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फास्ट ओवरव्यू। ये देखें, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिफरेंसेस बिटवीन वेरिएबल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड्स को देखा था। ठीक है, तो इन डिफरेंसेस को देखा था जिसमें हमने की कॉन्सेप्ट्स को देखा था। देन हमने देखा था कि वेरिएबल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में डिफरेंस क्या है, और इनमें मेन डिफरेंसेस हमने देखे थे कि ऑपरेटिंग इनकम जो है वो डिफरेंट होगी अंडर बोथ मेथड्स। उसके अलावा जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं उनकी जो अब्जॉर्प्शन है वो भी डिफरेंट होगी। उसके अलावा जो प्रोडक्ट कॉस्ट है और पीरियड कॉस्ट है उसमें डिफरेंस देखा था। तो ये जो है ना डिफरेंसेस जो है वो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लिए थे। डिफरेंसेस को क्लियर करने के बाद हमने देखा था, हमने कंसीडर की थी एक एग्जांपल जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट्स क्रिएट की थी अंडर बोथ मेथड्स। ठीक है, तो इस इनकम स्टेटमेंट में हमने एक कंपनी ने एक मशीन मैन्युफैक्चर की थी। ठीक है, तो उसका मैंने डाटा लिया था जिसमें सेलिंग प्राइस थी, डायरेक्ट मटेरियल था, लेबर था और ओवरहेड्स की डिटेल्स थी। उसके अलावा इन्वेंट्री से रिलेटेड डाटा था जिसमें बिगनिंग इन्वेंट्री थी, यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हुए, सेल कितने कर दी और एंडिंग इन्वेंट्री थी। और इस क्वेश्चन की बेस पे फिर हमने सेकंड लेक्चर में ये क्वेश्चन हमने कंसीडर किया था, और फिर सेकंड लेक्चर में इस क्वेश्चन की बेस पे हमने जो है ये इनकम स्टेटमेंट्स क्रिएट की थी। इसमें वेरिएबल कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट है जिसको कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो वही डाटा मैंने कंसीडर किया था और उसकी बेस पे एक इनकम स्टेटमेंट क्रिएट की थी। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है और इसी क्वेश्चन को आपने सामने रखना है जब हम कॉन्सेप्ट 3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी की बेस पे ये अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड भी इनकम स्टेटमेंट जो है वो मैंने क्रिएट की थी इसी क्वेश्चन की बेस पे। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। तो अब जो है ना हम वो स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा आज का एक्चुअल टॉपिक है। तो यही क्वेश्चन आपने सामने रख लेना है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने तो उनको एक दफ़ा सुन लें, समझ लें। सुनना काफ़ी नहीं है, उसको समझना भी, इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ लें, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करें। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट 3। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब कॉन्सेप्ट 3 हम डिस्कस करेंगे, मीन्स टू से कॉन्सेप्ट पार्ट 3 वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड का और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड का। ठीक है जी। तो अब रिकन्सिलिएशन हम करेंगे, रिकन्साइल करेंगे इनकम को। रिकन्साइल का मतलब है कि इनकम को मैच करेंगे और जो भी डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेफर्ड इन और रिलीज फ्रॉम इन्वेंट्रीज अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, देखें जैसा कि मैंने आपको बताया कि वही क्वेश्चन आपने सामने रखना है जो हमने
कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कंपनी ने एक मशीन मैन्युफैक्चर की थी। तो उस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं वो हैं हमारे 70,000 के। ठीक है, इधर वर्किंग में मैं आपको शो कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। वर्किंग 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। तो उसमें देखें 70,000 रुपीज़ के हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स थे। ठीक है, और फरवरी में हमने जो है मंथ ऑफ फरवरी में हमने कितनी वो किया था, प्रोडक्शन कितनी की थी, 2 यूनिट्स, 2 मशीन्स प्रोड्यूस की थी। तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ईच मशीन पर मशीन हमारे पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 35,000 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है जी, जो कि मैंने फरवरी में लिखी हुई है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इन एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इसके बाद जनवरी में देखें 0 है, क्योंकि जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उतने ही सेल हो गए, इन्वेंट्री में कोई यूनिट्स हमने शिफ्ट किया ही नहीं। ठीक है, अब फरवरी में क्या हुआ है कि फरवरी में 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, मींस 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से एक कंपनी ने सेल कर दिया, मींस एक मशीन सेल कर दी और एक मशीन इन्वेंट्री में चलेगी। ठीक है, तो जो मशीन इन्वेंट्री में जाएगी, जो फिक्स कॉस्ट उसके साथ अटैच है वो भी तो इन्वेंट्री में जाएगी ना। तो इसी वजह से 70,000 को डिवाइड किया 2 पे। ठीक है, 2 मशीन पे, पर मशीन कॉस्ट हमारे पास 35,000 यूनिट आई, पर यूनिट आई 35,000 रुपीज़ पर यूनिट। तो जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसमें 35,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो गए, और जो 35,000 रुपीज़ थे वो जो है वो इन्वेंट्री से कहाँ शिफ्ट हो गए, इनकम स्टेटमेंट में, ऑन द फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट इन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है ऐसे यूनिट्स जो कंपनी सेल कर चुकी है। तो 2 यूनिट्स में एक कंपनी ने सेल कर दिया, उसकी कॉस्ट अगेंस्ट इनकम स्टेटमेंट जो है वो हम एडजस्ट करेंगे इन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और जो एक यूनिट है वो हमारा कहाँ चला गया, इन्वेंट्री में। ठीक है जी, उसके बाद मार्च में देखें एंडिंग इन्वेंट्री 0 है। उसके बाद डिडक्ट करेंगे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इन बिगनिंग इन्वेंट्री। तो बिगनिंग इन्वेंट्री जो है वो जनवरी में है, नहीं है, फरवरी में है, नहीं है, मार्च में है। क्योंकि मार्च में इस वजह से है क्योंकि जो फरवरी में हमने 2 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए थे उसमें से एक तो सेल कर दिया था हमने, एक हमारी इन्वेंट्री में था क्लोजिंग में। तो जो क्लोजिंग में था इन्वेंट्री में, वो जब मार्च का पीरियड हमने स्टार्ट किया तो जो मंथ ऑफ फेब का क्लोजिंग था वो मार्च का क्या हो गया, ओपनिंग। ठीक है, तो जब वो मार्च का ओपनिंग होगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो हम मार्च में ऐड करेंगे इन बिगनिंग इन्वेंट्री, तो वो 35,000 है। तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेफर्ड और रिलीज फ्रॉम इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो जो फिक्स्ड ओवरहेड से हमारे पास वो जो फेब में एंडिंग इन्वेंट्री में थे, एंडिंग इन्वेंट्री में एक यूनिट था, उसके साथ जो अटैच थी कॉस्ट वो कितनी थी, 35,000 रुपीज़। तो वो जो जब एंडिंग इन्वेंट्री से मंथ ऑफ मार्च में वो ट्रांसफ़र हुई कॉस्ट, तो वो 35,000 जो है वो एज अ बिगनिंग इन्वेंट्री कंसीडर की हमने। तो जो बिगनिंग इन्वेंट्री है वो मंथ ऑफ मार्च में रिलीज़ होगी, रिलीज मीन्स टू से इन्वेंट्री अकाउंट से रिलीज़ होगी और कहाँ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, ऑन द फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। सो इसी वजह से इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि ये 35,000 रुपीज़ जो हैं वो अगेंस्ट इनकम स्टेटमेंट एडजस्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड जो है वो इन्वेंट्रीज़ को वैल्यू किस तरह करते हैं। जैसे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने जो है वो ट्रांसफ़र किया मार्च में, तो बिगनिंग इन्वेंट्री बन गई। बिगनिंग इन्वेंट्री को हमने ऐड किया उस मंथ की मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, और उसके बाद वो 35,000 रुपीज़ जो हैं वो हमने रिलीज़ किए, मींस वो जो यूनिट की कॉस्ट थी, यूनिट को रिलीज़ किया सेल करने के लिए, और वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, फ्रॉम इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट। तो ये जो 35,000 माइनस में आ रहा है, ये ऑन द फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट इन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो इन्वेंट्री है हमारी फिनिश गुड्स हैं वो सेल हो रही हैं, तो इस वजह से इन्वेंट्री से कॉस्ट कहाँ मूव करेगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, यानी कि उन यूनिट्स की कॉस्ट जो कंपनी सेल कर चुकी है। तो स्टूडेंट्स, अब रिकंसाइल करेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम को अंडर बोथ मेथड्स। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का डाटा है। आपने, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन का डाटा आपने सामने रखना है, उसका सोल्यूशन भी आपने देख लेना है, फिर आपको ये बहुत ईजी होगा रिकंसाइल करना। तो फर्स्ट लाइन देखें, वेरिएबल कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम और लॉस। अगर आप उस सोल्यूशन को देखेंगे तो उसमें जनवरी में, फरवरी में और मार्च में
आपको लॉस और इनकम शो हो रही होगी। जैसे जनवरी में 25,000 रुपीज़ है, फेब में 25,000 एंड देन मार्च में 235,000 रुपीज़। देन स्टूडेंट्स ऐड करेंगे या डिडक्ट करेंगे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेफर्ड इन और रिलीज फ्रॉम इन्वेंट्री अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो जनवरी में तो हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं थी, ठीक है, तो वो ज़ीरो है। अब फेब में हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, 1 यूनिट हमने इन्वेंट्री में शिफ्ट किया था क्योंकि वो सेल नहीं हुआ था, 1 ही यूनिट सेल हुआ था। सो 35,000 रुपीज़ वो शो कर रहा है पर यूनिट कॉस्ट। अब यही 35,000 रुपीज़ जो क्लोजिंग इन्वेंट्री में 1 यूनिट की कॉस्ट थी, वो 1 यूनिट ओपनिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया मार्च में। तो मार्च में वो जब ऐड हो जाएगा 35,000 रुपीज़, तो मार्च की इन्वेंट्री में से वो कहाँ शिफ्ट होगा, जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरर वो मशीन सेल कर रहा है। तो जैसे ही वो सेल करेगा मैन्युफैक्चरर, तो वो इन्वेंट्री से उसकी कॉस्ट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऑन द फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखें जनवरी, फरवरी और मार्च में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम और लॉस कितना शो कर रहा है। जनवरी में 25,000 रुपीज़ का, फेब में 10,000 रुपीज़ का और मार्च में जो है वो 200,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब इसमें ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको अभी बहुत सॉलिड रीज़न बताता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी आप जब उन दोनों इनकम स्टेटमेंट को सामने रखेंगे और उनके बैलेंसेस को मैच करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये है कि अब ये भी क्वेश्चन इधर रेज होता है कि जो मंथ ऑफ जनवरी है उधर तो दोनों पीरियड्स में 25,000 रुपीज़ का वो लॉस शो कर रहा है, तो ये लॉस क्यों शो कर रहा है सेम, इसमें तो डिफरेंस नहीं है। तो उसको अभी देखते हैं, जैसे ही मैं इसकी वो मज़ीद डिटेल में जाऊंगा आपको वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। अब इसी अगर जो हमने रिकन्सिलिएशन की है इसी को अगर आप इक्वेशन फॉर्म में देखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल फार्मूला, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेफर्ड इन और रिलीज फ्रॉम इन्वेंट्री फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इन एंडिंग इन्वेंट्री माइनस फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इन बिगिनिंग इन्वेंट्री। तो इसी जो रिकन्सिलिएशन का जो हमने एक फॉर्मूला सीखा है, ठीक है, इसी को आप जो है वो इक्वेशन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। अगर आप इन स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो जो कैलकुलेशंस हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इवन के जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेटेड, वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो देखें, रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर द पीरियड, देन इफेक्ट ऑन इन्वेंट्रीज, देन रिलेशन बिटवीन अब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड। देखिए मंथ ऑफ जनवरी में हमने देखा था कि नेट ऑपरेटिंग लॉस था। क्यों था? क्योंकि कंपनी ने एक मशीन मैन्युफैक्चर की थी और एक ही सेल कर दी थी, यानी कि कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं थी और कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं थी। जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उतने ही सेल कर दिए। उनका इफेक्ट क्या हुआ इन्वेंट्रीज पे? नो चेंजेस इन इन्वेंट्री, क्योंकि जितने मैन्युफैक्चर किए उतने ही सेल कर दिए, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में तो कोई यूनिट कंपनी ने शिफ्ट किया ही नहीं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग इनकम में क्या इफेक्ट होगा? दोनों मेथड्स में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि दोनों मेथड्स में जो ऑपरेटिंग इनकम होगी, नेट ऑपरेटिंग इनकम होगी, वो इक्वल होगी, या लॉस होगा वो भी इक्वल होगा। इसी वजह से मंथ ऑफ जनवरी में आप देखेंगे तो 25,000 रुपीज़ का लॉस है, वो अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड भी लॉस है और अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड इनकम स्टेटमेंट जो है उसमें भी लॉस है। इसी वजह से है क्योंकि जो प्रोड्यूस्ड और सोल्ड यूनिट्स हैं वो इक्वल हैं और स्टॉक में भी कोई यूनिट्स नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो इस वजह से वो जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो सेम है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इफेक्ट देखते हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस ग्रेटर देन यूनिट्स सोल्ड, ठीक है। अब इसको अच्छे तरीके से समझ लें। देखें, जब कंपनी जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा करती है और सेल कम करती है, जैसे मंथ ऑफ फरवरी में हमने देखा था 2 मशीन्स कंपनी ने प्रोड्यूस की थी लेकिन एक सेल की थी, तो एक कहाँ चलेगी? इन्वेंट्री में। तो जब एक जो वो इन्वेंट्री में ट्रांसफ़र किया कंपनी ने, तो इन्वेंट्री क्या होगी? इंक्रीज़। ये इन्वेंट्री पे क्या इफेक्ट आएगा? इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम इज़ ग्रेटर दैन विल बी ग्रेटर दैन वेरिएबल कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो इस तरह क्यों होगा ये थोड़ा सा समझ लें। देखें, जब कंपनी प्रोडक्शन ज़्यादा करती है
और सेल कम करती है। तो अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड जो वो ऑपरेटिंग इनकम किस तरह इंक्रीज हो जाएगी, वो इस तरह इंक्रीज हो जाएगी कि हमने देखा था कि अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड हम फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो है वो प्रोडक्ट को एलोकेट करते थे, प्रोडक्ट में अब्जॉर्ब करते थे, ठीक है। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो जो कुछ यूनिट्स हमने उसमें ट्रांसफ़र किए इन्वेंट्री में, तो उनकी जो कॉस्ट हमने इनकर की थी, जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर की थी, वो भी तो उनके साथ अटैच है ना, तो वो भी इन्वेंट्री अकाउंट में चली जाएगी। तो इस वजह से जब मेजर पोर्शन जो है वो फिक्स कॉस्ट का इन्वेंट्री में चला जाएगा और जो कम पोर्शन है वो ऑन द फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शो होगा, तो एक्सपेंस कम शो हो रहा होगा। तो जब उसको सेल्स रेवेन्यू के अगेंस्ट हम एडजस्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है वो ज़्यादा शो होगी। इसी वजह से जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो और यूनिट्स जो सेल है वो कम हो और इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाए, तो जो कॉस्ट है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की वो इन्वेंट्री में चली जाती है और अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है यूनिट्स प्रोड्यूस लेस देन यूनिट्स सोल्ड। अच्छा, अब प्रोड्यूस तो कम कंपनी ने किए और सेल ज़्यादा कर लिए, ये किस तरह होता है? ये कोई लॉजिकली समझ में नहीं आती बात कि प्रोडक्शन तो कम है तो फिर सेल किस लिए ज़्यादा कर लिए। इसको समझ लें थोड़ा सा। वो सेल इसलिए कर लिए कि कंपनी के पास ऑलरेडी स्टॉक में यूनिट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूस कम किए, ठीक है, लेकिन सेल ज़्यादा कर दिए, तो इन्वेंट्री पे उसका क्या इफेक्ट आएगा कि इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो ऑलरेडी पड़े हैं उनको जब सेल कंपनी करेगी तो उनकी जो कॉस्ट है वो इन्वेंट्री से मूव करेगी कहाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑन द फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, तो इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाएगी। तो जब इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाएगी तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नेट इनकम ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कम शो होगी, वेरिएबल कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम ज़्यादा शो होगी। वो किस वजह से? क्योंकि जो मेजर पोर्शन फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का इन्वेंट्री में पड़ा था वो तो अब शिफ्ट हो गया और इन्वेंट्री में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें जो अमाउंट्स है वो ज़्यादा शो हो रही होगी और जब उसको इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे तो वो ऑपरेटिंग इनकम कम दिखाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से जब यूनिट्स की प्रोडक्शन कम हो और सेल ज़्यादा हो तो इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाती है और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नेट इनकम भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी उसकी जो प्रीवियस क्वेश्चन की हमारी जो इनकम स्टेटमेंट थी वो हम देख लेते हैं उनको दोबारा, ताकि आपको ना और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन आपने उन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, इसमें देखें सबसे पहले आ जाते हैं हम मंथ ऑफ जनवरी में। तो जब मंथ ऑफ जनवरी में हम आते हैं तो देखते हैं कि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम और लॉस है जनवरी में कितना है, 25,000 रुपीज़ का, क्योंकि जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे उतने ही यूनिट्स कंपनी ने सेल कर दिए। और जब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड की इनकम स्टेटमेंट में आएंगे तो जनवरी में देखेंगे, ये देखें 25,000 लॉस शो हो रहा है, ठीक है। तो ये इस वजह से इक्वल है। उसके बाद फेब में आएंगे तो फेब में देखें जो अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड है इनकम स्टेटमेंट, उसमें जो 25,000 रुपीज़ का लॉस शो हो रहा है, क्योंकि उसमें हमने प्रोडक्शन की थी और प्रोडक्शन में से एक यूनिट सेल किया था और एक हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया था, इन्वेंट्री में, ठीक है। और जब इधर आएंगे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट में तो आप देखें 10,000 रुपीज़ का वो नेट ऑपरेटिंग इनकम शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जब मार्च में आएंगे, मार्च में देखें 235,000 रुपीज़ की वो नेट इनकम जो है ना वो दिखा रहा है, ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम आएंगे मार्च में अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड तो वो कम दिखा रहा है। ये क्या रीज़न है, 200,000 क्यों दिखा रहा है, 235,000 से ज़्यादा क्यों नहीं दिखा रहा? वो इस वजह से कम दिखा रहा है कि जितने यूनिट से ओपनिंग का एक यूनिट जो फरवरी में से ट्रांसफ़र हुआ था और प्लस जो 4 यूनिट कंपनी ने मंथ ऑफ मार्च में प्रोड्यूस किए थे, वो 5 यूनिट्स की जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट थी वो इन्वेंट्री से कहाँ शिफ्ट हुई, इन दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन द फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि कंपनी अब जो है वो यूनिट्स को सेल कर रही है तो इन्वेंट्री से कॉस्ट मूव हुई, फिक्स्ड ओवर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स मूव हुए कहाँ, इनकम स्टेटमेंट में। तो जब इतनी ज़्यादा कॉस्ट जो है 5 यूनिट्स की कॉस्ट जो है वो टोटल ही ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्रॉम इन्वेंट्री टू इनकम स्टेटमेंट, तो जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से ऑपरेटिंग इनकम वो कम दिखा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स भी देख लेने हैं, उसके बाद
उसका पहले इंट्रोडक्शन देखना है, जो डिफरेंस था हमारा, डिफरेंस हमने सीखा था लेक्चर कॉन्सेप्ट जो है ना वो पार्ट 1 में। उसके बाद आपने क्वेश्चन को देखना है, उसकी इनकम स्टेटमेंट्स किस तरह क्रिएट किए उनको समझ लेना है। उसके बाद आपने रिकन्सिलेशन पे आना है। रिकन्सिलेशन को सीखने के बाद आपने जो है ना इन जो है ना वो स्टेटमेंट्स को समझना है और सीखना है, जिसमें रिलेशन है, ठीक है, बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल फॉर द पीरियड, कि किस तरह यूनिट्स प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड जो है ना उनकी मूवमेंट होती है और वो इन्वेंट्री को इफ़ेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली वो ऑपरेटिंग इनकम्स को इफ़ेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताने से पहले आपने इन लेक्चर्स को सुनना है। ऐसा नहीं करना कि लेक्चर 3 को आपने स्टार्ट कर दिया डायरेक्टली और लेक्चर 2 को स्टार्ट कर दिया डायरेक्टली, तो फिर ऑफ कोर्स आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप तीनों लेक्चर्स को सुनेंगे तो आपको फुल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको ज़रूर ऐड करूँगा। तो स्टूडेंट्स, सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।